नमस्कार, इम्तिहान आईएएस में आप सभी का स्वागत है और करंट अफेयर्स के इस स्पेशल सेशन में एक बार फिर से बिग न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। आपको पता होगा एक दिन पहले एक न्यूज़ आया जिसमें ये बात कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, खास करके जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर के। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। जैसे आप देखोगे हेडिंग में भी आपको देखने को मिल रहा है कि टेरनी ऑफ द इलेक्टेड, यानी कि जो निर्वाचित लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो एक तरीके से मनमानी होती है उस तरीके से संदर्भित किया है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहां पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर के काफी इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। पूरा का पूरा मुद्दा क्या है उसको हम इस सेशन में समझने का प्रयास करेंगे। और ये मुद्दा कोई नया नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उसका अपॉइंटमेंट क्या एक बॉडी के थ्रू होना चाहिए, एक सिलेक्शन जो कमिटी होती है उसके थ्रू होना चाहिए, और उस सिलेक्शन कमिटी में जो है कौन लोग होने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन करके यहाँ पर सामने आया है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, पूरा का पूरा मुद्दा क्या है और कैसे ये देश में लोकतंत्र की मजबूती से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने कहा कि काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है और द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में आप देखोगे इसको लेकर के काफी सारे जो है न्यूज पिछले दिनों हमें देखने को मिले हैं। पूरा का पूरा मामला क्या है मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप देखोगे कि यहां पर जो अपॉइंटमेंट होता है इलेक्शन कमिश्नर का, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये पूरा का पूरा मामला जुड़ा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर के। और खास करके आप देखोगे 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट का जो है जजमेंट आया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति जो है एक पैनल, एक कमिटी के थ्रू होनी चाहिए, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। कहीं ना कहीं उसको बदलने के लिए जो सरकार ने जो है संसद के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से जो अपॉइंटमेंट के लिए एक्ट पास किया और उसको लागू किया, उसको जो है चैलेंज किया गया है। और उसी केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की पैनल ने जो है इस तरह के शब्दों का यहां पर इस्तेमाल किया है कि जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहा है इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो कहीं ना कहीं जो निर्वाचित लोग हैं उनकी मनमानी को क्या करता है, दर्शाता है। तो यहां पर आप देखोगे सीधी सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये शब्द का इस्तेमाल किया वो साफ साफ बता रहा है, कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात से सहमत है कि जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, वो इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में अपनी मनमानी कर रही है। तो पूरा का पूरा मामला याद रखिएगा एक लॉ से जुड़ा हुआ है, एक एक्ट से जुड़ा हुआ है और उसे हम कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, जिसको तब बना करके लागू किया गया था जब अनूप बर्णवाल के केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के अपना डिसीजन दिया था, अपना निर्णय दिया था। तो यहां पर इस चैलेंज को जो है, इस एक्ट को जो है चैलेंज किया गया है और उसी की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस तरह की टिप्पणी यहां पर की है। मामला काफी जो है पेचीदा है, काफी गंभीर है और मैंने कहा कि डेमोक्रेसी से सीधे सीधे क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें पूरे के पूरे मामले की, तो आपको समझना होगा कि इसकी शुरुआत कहां से होती है। और इस मामले की शुरुआत होती है, आप देखोगे जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है। और इसको समझने के लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल को देखना होगा और वो आर्टिकल है आर्टिकल 324। जो आर्टिकल 324 है आप सभी को पता है इलेक्शन कमिश्नर से जुड़ा हुआ है। और आर्टिकल 324 का जो दूसरा भाग है वो ये कहता है कि ठीक है, अपॉइंटमेंट सभी जानते हैं कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, है ना। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि साफ साफ कहा गया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे इलेक्शन कमीशन में, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, क्या लिखा हुआ है कि अपॉइंटमेंट इन अ मैनर subjected to the provision of any law made in that behalf by parliament।
यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा, ये जो सेंटेंस है इसकी अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या आपको समझनी होगी। यहां पर साफ साफ कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए जो भी नियम बनाएगा, जो भी लॉ बनाएगा, है ना, जो भी प्रोविजंस बनाएगा, उसके थ्रू इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होगी। हम ये सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो तो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। यहां पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोसेस यानी कि जो प्रोविजंस होते हैं उसको बनाने के लिए अधिकार किसको दे रहा है? पार्लियामेंट को। यानी कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी, जो भी प्रोसीजर बनाएगी, उसके थ्रू जो है इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होगी। अब यहां पर आप देखोगे, हमने तो एक आर्टिकल समझ लिया, आर्टिकल 324 अंडर ब्रैकेट 2, जो कि क्लियर कर रहा है कि पार्लियामेंट के पास क्या पावर है। आप देखोगे कि अगर हम बात करते हैं कि क्या पार्लियामेंट ने अपने पावर का उपयोग करते हुए जो इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसको लेकर के कोई लॉ बनाया है या नहीं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो अभी यानी कि 2023 के पहले तक जिस लॉ के थ्रू, जिस एक्ट के थ्रू इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट होता था, उसे जो है बनाया गया था 1991 में, है ना, और उसे कहते थे इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। यहां पर जो वर्ड्स हैं उसको ध्यान में रखना है, सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991। अब देखिए, ये जो एक्ट है ना वो साफ साफ फंक्शनिंग से जुड़ा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग क्या होगी, काम क्या होगा, इलेक्शन कमिश्नर्स का जो सर्विस कंडीशन है वो क्या होगा, लेकिन अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसको लेकर के ये वाला जो एक्ट है वो भी क्या है, साइलेंट है। ये प्रोसेस क्या होगा इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का। और हम सभी जान रहे हैं कि ठीक है, मैंने अभी आपको कहा कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो क्या होता है इलेक्शन कमिश्नर्स की का अपॉइंटमेंट होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट के एड एंड एडवाइस से क्या करता है, काम करता है। या फिर आप कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उसके एड एंड एडवाइस से क्या काम करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अभी तक आप देखोगे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली जो गवर्नमेंट कर रही थी, गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन को मानते हुए प्रेसिडेंट क्या कर रहे थे, उनका अपॉइंटमेंट कर रहे थे। क्योंकि इस एक्ट में जो है कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं लिखा हुआ है जिसमें कोई समिति बनेगी, उसमें से कोई चुनाव होगा, किससे किससे कंसल्टेशन होगा, इस तरह की कुछ भी बातें जो हैं इस पुराने वाले कानून में नहीं थी। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो एक्ट था 1991 का वो रेगुलेट करता था सैलरी, टेन्योर यानी कि कार्यकाल, एंड द कमीशन फंक्शनिंग। वो जो है आप देखोगे जो अपॉइंटमेंट कैसे होगा इसको कवर नहीं करता था। और इसीलिए मैं यहां पर आपसे कह रहा हूं कि जो भी अपॉइंटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसका जो कह सकते हैं कि दबदबा जो है यहां पर बना हुआ था। सरकार क्या करती थी कि यूनियन लॉ मिनिस्ट्री, है ना, जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है वो क्या करता था, कुछ नामों का एक पैनल क्रिएट करता था। यानी कि 4-5 नाम आपने सिलेक्ट कर लिए जो भी सुटेबल व्यक्ति हैं, और खास करके वो सारे व्यक्ति वो होते थे जो हायर पोस्ट पर हैं, किसमें, यानी कि जो हायर जो पोस्ट पर सर्विस करने वाले जो लोग हैं, है ना, सिविल सर्वेंट जो है, उनके नामों का एक लिस्ट हम लोग बनाते थे, और उनमें से किसी एक नाम को सिलेक्ट करके सरकार क्या करती थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर नियुक्त कर देती थी। और जनरली ट्रेंड क्या था कि जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, है ना, अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनमें से जो सीनियर मोस्ट होता था उसी को ही सरकार आगे चल करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देती थी। ये चीजें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो प्रोसेस हम लोग अपनाए हुए थे उसके तहत जो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री है वो कुछ नामों का एक पैनल क्रिएट करती थी, और उस पैनल में से जो पीएम है वो एक सुटेबल नाम को रिकमेंड करते थे, किसको, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको जो है इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट कर देता था। और यहां पर आप देखोगे कि यही ट्रेंड जो है चलता आ रहा था, और कहीं ना कहीं ये जो तरीका था अपॉइंटमेंट का, इसी को लेकर के बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, विपक्षी दल भी जो हैं, वो
इस बात को उठाते रहते थे कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में जो है सरकार अपनी मनमानी कर रही है, और चूंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका अपॉइंटमेंट जो है फ्री एंड फेयर होता हुआ दिखे। यानी कि कोई कमेटी हो, विपक्ष का भी कोई आदमी वहां पर बैठा हुआ हो, और एक बैलेंस तरीके से किसका अपॉइंटमेंट हो, इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने वाले किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो। तो पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी जो है आप देखोगे इसी आधार पर शुरू होता है। विपक्ष हमेशा यह आरोप लगाता रहता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो निष्पक्ष नहीं है, वो बायस्ड हैं, क्योंकि सरकार ने उनका क्या किया है, अपॉइंटमेंट किया है, और कहीं ना कहीं वो सरकार के इशारों पर काम करते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा जो झगड़ा है वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस झगड़े को खत्म करने का क्या करता है, इस कंट्रोवर्सी को खत्म करने का क्या कर रहा है, काम करता है 2023 में। तो ये जो मामला है इसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इस देश की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है कि इस देश में जो इलेक्शन होते हैं वो निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हों, और इसके लिए जरूरी है कि जो बॉडी यहां पर इलेक्शन करवा रही है उसमें अपॉइंटमेंट जो है वो संदेह के घेरे में नहीं आना चाहिए। आप देखोगे कि मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। केस का नाम आप सभी को ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अनूप बर्णवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहां पर जो अनूप बर्णवाल वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया का केस है उसमें 2023 में क्या आया था, जजमेंट आया था, और इस जजमेंट में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी को दूर करने का काम किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने जो है साफ साफ कहा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, जो सीईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं, है ना, उनका अपॉइंटमेंट एक 3 मेंबर कमिटी के द्वारा किया जाना चाहिए। और इस 3 मेंबर कमिटी में आप देखोगे कौन कौन रहेंगे, तो एक बैलेंस क्रिएट करने का काम किया यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कमिटी का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अलावा यहां पर एलओपी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लोकसभा में जो है वो होने चाहिए। और अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसे विपक्षी दल का दर्जा मिला हुआ है, अपोजिशन पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, तो विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका एक मेंबर यहां पर होना चाहिए। यानी कि अपोजिशन को भी यहां पर क्या है, स्थान दिया गया। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने के लिए, इस कमिटी को बैलेंस करने के लिए यहां पर यह कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजीआई है, वो भी क्या होंगे, इस कमिटी के मेंबर होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा। कहीं ना कहीं जो अपॉइंटमेंट को लेकर के कंट्रोवर्सी थी उसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाने की बात की, और कहा कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना लेता तब तक इस कमिटी के द्वारा जो है क्या किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किसका, इलेक्शन कमिश्नर्स का, जिसमें कौन होंगे, पीएम, एलओपी ऑफ द लोकसभा, और यहां पर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन आप देखोगे कि यहां पर जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को बदलने के लिए, है ना, इस डिसीजन को बदलने के लिए वो एक एक्ट लेकर के आई 2023 का, जिसमें चेंजेस कर दिए गए। क्या चेंजेस है मैं आपको सामने आगे चल करके बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि जो डिसीजन लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस डिसीजन को लेते समय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आप देखोगे कि जो हमारे देश में इलेक्शन होते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, है ना, फेयरली एंड लीगली, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं यहां पर इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना होता है कि हमारे देश में जो भी इलेक्शन कंडक्ट किए जा रहे हैं वो क्या हो, फेयरली हो, निष्पक्ष हो, और क्या हो, लीगली हो। और इसीलिए आप देखोगे कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह इलेक्शन कमीशन काम करे, ये बहुत ही क्या है, जरूरी है, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको मजबूत करने के लिए, और अगर इलेक्शन फेयर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ भी क्या है, उसका अपमान करता है। यहां पर आप देखोगे इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही कि अगर इलेक्शन फेयरली और लीगली नहीं होते हैं तो दिस विल इंसुलेट
द डेमोक्रेटिक प्रोसेस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, मतलब साफ साफ यहां पर एक वर्ड यूज किया सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से बचाया जाना चाहिए किसको, इलेक्शन कमीशन के काम को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, फेयर इलेक्शन कराना। और अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि सरकार, एग्जीक्यूटिव का दबाव होगा इलेक्शन कमीशन पर, तो फेयर इलेक्शन कभी भी सुनिश्चित कराना सही आप करा ही नहीं सकते। भले सरकार दबाव नहीं बना रही है, लेकिन कोई ना कोई तो आरोप लगाएगा ना, शक तो होगा कि सरकार क्या कर रही है, अपने किसी आदमी को वहां पर बैठा दे रही है जो सरकार के हिसाब से क्या कर रहा है, इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम कर रहा है। तो अगर छोटी सी भी शक की सुई अगर उड़ जाती है तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए क्या है, सही नहीं है। तो इन सभी बातों को सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ने जो है जब ये जजमेंट दिया है तो उन्होंने बी.आर. अंबेडकर की जो बातें हैं संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उसको भी क्या किया है, कोट किया है। और यहां पर आप देखोगे कि साफ साफ कहा गया है कि जो बी.आर. अंबेडकर की वार्निंग थी, क्या थी कि दैट दोज इन चार्ज ऑफ इलेक्शन शुड नॉट कम अंडर द थंब ऑफ एग्जीक्यूटिव। थंब ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से अंबेडकर जी ने यूज किया। क्या कहा कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके थंब के नीचे यानी कि उसके दबाव में जो है नहीं आना चाहिए, किसको किसको, इलेक्शन कमीशन को। तो यहां तक आप देखोगे बातों को जो है क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इसको जगह दी है। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कह रहा है कि फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है और इसको एंश्योर करना उसका काम है। और कहीं ना कहीं वो कमिटी बना करके सुप्रीम कोर्ट इसी काम को एंश्योर करने का प्रयास कर रहा है। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर हैं उन लोगों ने भी क्या किया है, इस तरह की चीजों को कहा था, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर लागू करने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। लेकिन मैंने क्या कहा कि कहीं ना कहीं 2023 का जो कानून बनाया सरकार ने, पार्लियामेंट के थ्रू इसको पास कराया, उसमें जो है आप देखोगे जो कमीशन बनाया गया था अपॉइंटमेंट के लिए 3 मेंबर, उसमें उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए। प्राइम मिनिस्टर तो उसमें अभी भी हैं, इसके अलावा जो लीडर ऑफ ओपोजिशन है लोकसभा में वो भी अभी भी हैं इसमें। लेकिन सीजीआई को हटा करके आप देखोगे यहां पर जो है क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये बहुत ही जो है एक जो यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर की जो बात कही गई है, ये इस पूरे के पूरे जो बैलेंस्ड कमिटी थी उसको अनबैलेंस कर देता है। क्योंकि आप देखोगे यहां पर पीएम शामिल हैं, यहां पर जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यानी कि 2 व्यक्ति कहां से हैं, सरकार से हैं, और 1 व्यक्ति कहां से है, विपक्ष में है। तो अल्टीमेटली सरकार जिसको चाहेगी पहले की तरह उसको क्या बना सकती है ना, इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो यहां पर याद रखिएगा जो 23 का जो कानून है ना, इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, उसका सेक्शन 7 अंडर ब्रैकेट 1 ये कहता है कि यहां पर ये 3 लोग होंगे। सीजीआई को यहां से क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से। साथ ही साथ आप देखोगे यहां पर यह भी कह दिया गया है, जो सेक्शन 7 है उसका दूसरा भाग क्या कह रहा है कि किसी भी अपॉइंटमेंट को जो है इलेक्शन कमिश्नर्स के किसी भी अपॉइंटमेंट को इस आधार पर इनवैलिड नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं कमिटी में कोई वैकेंसी थी, मतलब कि पीएम मौजूद है ना, पीएम मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद है, लेकिन अगर लीडर ऑफ ओपोजिशन यहां पर नहीं आता, फिर भी ये दोनों मिलकर के क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट कर सकते हैं किसका, इलेक्शन कमिश्नर का। ये और भी जो है बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है कि मान लीजिए लीडर ऑफ ओपोजिशन को कोई कंसेंट है, वो उस नाम से नाखुश है, तो नाखुश होते हुए भी आप देखोगे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और यहां पर सरकार जज जिसे चाहे उसे क्या कर सकती है, इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है। तो सेक्शन 7 का पहला भाग और सेक्शन 7 का दूसरा भाग सीधे सीधे इसको, इस कमीशन को जो कमिटी बनाई गई है अपॉइंटमेंट के लिए, उसको क्या करता है, अनबैलेंस्ड कर देता है। तो पूरा का पूरा मामला यही है। आप देखोगे आगे चल करके एक संस्था है ना, जिसका नाम क्या है, एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, है ना,
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर, और उसने जो है क्या किया है ना, 2024 में एक पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, और 2023 का जो कानून है इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर के, उसको क्या किया, यहाँ पर चैलेंज किया है। तो आप देखोगे इसमें अभी जो है काफी कुछ होना बाकी है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा अभी आगे चल करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। तो अभी बीपीएससी का भी एग्जाम होगा, यूपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है, और इलेक्शन कमीशन पिछले 1 सालों से क्या है, चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाया कैसे जाता है, और ये जो कंट्रोवर्सी है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। मैंने कहा कि मुद्दा बहुत ही पुराना है, बहुत सारे कमीशन ने पहले ही इस बात को सरकार को एडवाइस किया था कि जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर का, उसे जो है सीधे सरकार के द्वारा ना करा करके एक कमिटी के द्वारा किया जाए, जिसमें है ना इस तरह के लोग शामिल हों। तो काफी गंभीर मुद्दा है, आगे चल करके हम लोग अपडेट पर भी नजर बनाए रखेंगे कि क्या यहां पर कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे, मुझे लगता है कि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको समझा दी हैं, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करेंगे, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो सकते हैं हमारे चैनल को शेयर कीजिए, है ना, ताकि जो भी यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। आगे आने वाले समय में हम लोग अपने चैनल पर और भी बहुत कुछ शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को देखें, एक बहुत ही अच्छी एनालिसिस यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट भी हमें जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।